हाय गाइस, माई सेल्फ रवि। कल जो हम लोग प्रीवियस क्लास में लोग देखे थे आपका की डेफिनेशन विद फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, आज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और बिहार बोर्ड के लिए तो सबसे अच्छा है कि यार आज जितना क्वेश्चन आंसर करवाएंगे उस थियोरी पे, कुछ अभी थियोरी पार्ट हम लोग कवर करेंगे। आज पॉसिबल नहीं होगा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट आज थियोरी ऑलमोस्ट हम लोग क्या कर देंगे, इसका कवर कर देंगे, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट जो था हम आपको बताए थे पार्टनरशिप फॉर्म में, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले कि अगर कोई भी बंदा पूछ रहा है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए, तो आपको आंसर देना है 2, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए, तो आपको देना है आंसर 2। अगर वो एमसीक्यू में ये डाल रहा है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए, तो आपको आंसर में टिक करना है 50। ये 2 की पॉइंट मैंने पहले भी बता रखा है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 एंड मैक्सिमम 50। अगर क्वेश्चन में ये डाल दिया कि इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए, तो आपको देना है आंसर में 10। उसके बाद मैंने बताया था कुछ की पॉइंट्स और कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर का लायबिलिटीज होता है वो लायबिलिटीज आपका अनलिमिटेड होता है। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है मैंने आपको अच्छा से बताया था। अगर बिजनेस लॉस में गया, लॉस में जाने के बाद बिजनेस में नॉर्मली 2 कंपोनेंट होता है, एक एसेट और दूसरा लायबिलिटीज। बट एसेट बेच के उतना पैसा नहीं आया जितना की ऑब्लिगेशन है फॉर्म पे, तो पार्टनर को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगा जिसमें वो सो रहा है। क्वेश्चन उठता है कि अगर पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने से अगर ऑब्लिगेशन का सारा पेमेंट हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी उतना पैसा नहीं आया जितना बिजनेस का ऑब्लिगेशन है, तो वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है और कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देता है उसके ऑब्लिगेशन से। उसके बाद मैंने ये बताया था कि 3% ऐसा है जो पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए पार्टनर इंटर्ड नहीं हो सकता। पहला, माइनर। माइनर का मतलब होता है पर्सन हु इज नॉट अटेंडिंग एज ऑफ मैजोरिटी, मतलब एक ऐसा बंदा जो 18 ईयर कंप्लीट नहीं किया, उसको हम लोग बोलते हैं माइनर। अगर मेजर है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर्ड कर सकता है। अगर माइनर है तो पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए पार्टनर इंटर्ड नहीं हो सकता है। हाँ, माइनर अगर है तो एज ए बेनिफिशियरी के तौर पे वो पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर हो सकता है। तो पहला, माइनर ऐसा बंदा है जो पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए पार्टनर इंटर नहीं होगा। अगर एज ए बेनिफिशियरी है, ठीक है, तो आपका इंटर हो सकता है। दूसरा, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब यार पागल इंसान, जो सड़क पे दिन रात देखते हो कोई बोरा झोला लेके चलते रहता है, बादल बड़ा बना के चलते रहता है, उस बंदा से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस बंदा को अगर आप पार्टनरशिप में ला रहे हो, तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्चुअल, इसीलिए वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। उसके बाद तीसरा था अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड वही गया। चौथा था, तीसरा था पर्सन स्पेशली डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब किसी इंसान को जिसको कोर्ट ने स्पेसिफिक ये बोल दिया, स्पेशली डिक्लेयर कर दिया कि इस बंदा से अगर आप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो 3 बंदा ऐसा है जो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आ सकता है। पहला माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड, तीसरा पर्सन एक्सप्रेसली डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। ये 3 बंदा आपका पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आ सकता है। उसके बाद मैंने बोला था कि पार्टनर का जो रिलेशन होता है फॉर्म में वो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होता है। फिर मैंने ये भी बता दिया था कि लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड होता है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड इट इज नॉट कंपल्सरी। ये आप पूरा सीरियस हो कि ये चीज पे आपको एमसीक्यू 110% हर एक क्लियर आता है कि क्या पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कंपल्सरी है। नॉट कंपल्सरी, एग्रीमेंट नहीं है।
एग्रीमेंट वॉलेंट्री है, क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है? तो डीड भी कंपलसरी नहीं है, वो भी क्या है, वॉलेंट्री। क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म कंपलसरी है? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म भी कंपलसरी नहीं है, वो भी आपका क्या है, आपका वॉलेंट्री है। अब कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है, से हम आपको बताए थे उस दिन। पहला ये समझिएगा कि एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट बताए थे, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आपको समझना है। एग्रीमेंट का मतलब हम आपको बताए थे कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है। क्या होता है? ऑफर, ऑफर। एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मैंने ये बता रखा था कि एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्लियर? अब हम आपको बताए थे कि ये एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब ये एग्रीमेंट दो प्रकार का हो सकता है, तो आप समझिएगा, एमसीक्यू में भी आता है और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। एग्रीमेंट आइदर रिटेन हो, आइदर क्या हो, रिटेन हो, ठीक है। एग्रीमेंट आइदर रिटेन हो मतलब लिखित हो, या हो सकता है ओरली हो, ओरली हो, दोनों ही, ठीक है। क्या है आपका एग्रीमेंट आइदर रिटेन हो या ओरल हो, दोनों ही क्या होगा, वैलिड होगा। अब ये रिटेन क्या होता है एग्रीमेंट, ओरली क्या होता है, इसको हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। से मान के चलते हैं ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर कौन है, एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, मान के चलते हैं ये आपका मेल है, ये कौन है, मेल, इतना तो जानते ही है। और ये मान के चलते हैं ये है आपका, ये है, ठीक है, ये है, इनका नाम है, हाँ, मान के चलते इनका नाम है क्या, सीता, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, सीता कुमार। अब मान के चलते हैं मिस्टर एक्स जो है, ये लड़का सीता को ऑफर किया, ये ऑफर किया, विल यू मैरी मी, ठीक, क्या आप मुझसे शादी करोगी? अब ये बंदा ऑफर दिया कि क्या आप मुझसे शादी करोगी, और ये अगर हंस के एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस दे दी, इट बिकम्स एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट जो होगा वो आपका ओरली होगा। वो क्या होगा, ओरली होगा। ओरली का मतलब एक बंदा ऑफर कर रहा है, दूसरी बंदी क्या कर, इसको एक्सेप्ट कर रही है, तो इसका मतलब होता है वो आपका ओरली क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। अब हो सकता है ये पहले वाला जमाना में जो प्यार होता ना था वो चिट्ठी पे होता था, मान के चलते। तो अब यहाँ पे एक पेज पे लिख दिया कि विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। अब ये खत लिख के भेज रहा है किसको, इस लड़की को, और इस लड़की, ये लड़की भी एक पेज पे लिख के भेज रही है यस, हाँ मैं आपसे शादी करूंगी। तो ये ऑफर और एक्सेप्टेंस जो होता है तो आपका रिटेन होता है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि एग्रीमेंट का मतलब ही होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मतलब एक बंदा कोई ऑफर देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगी, तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आइदर रिटेन भी होगा, रिटेन का मतलब जो लिखित में हो, हम आपको समझा दिए थे। अगर आप किसी पर्सन को न्यूज़पेपर पे लिख के ऑफर और एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तो वो होता है रिटेन, और किसी को आप वर्बली बोलते हैं और उस चीज पे अगर एक्सेप्टेंस आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरली। तो एग्रीमेंट हम आपको समझा दी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट आइदर रिटन फॉर्म में हो या आइदर ओरली फॉर्म में हो, दोनों ही क्या हो जाएगा, आपका वैलिड होगा। तो इसका मतलब एग्रीमेंट हम लोग कंप्लीटली समझ लिए कि एग्रीमेंट आइदर इन फॉर्म ऑफ रिटन या आपका ओरली भी हो सकता है। अब हम लोग समझेंगे पार्टनरशिप डीड। और आज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल्स रिगार्डिंग इन केस ऑफ, जो रूल्स रिगार्डिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए आज सबसे पहले कि व्हेन, स्टार मार्क लिखिए, ठीक है, और लिखिए, नहीं तो फर्स्ट स्टार दीजिए और लिखिए व्हेन रिटेन, व्हेन रिटेन एग्रीमेंट, व्हेन रिटेन एग्रीमेंट, लिखिए व्हेन रिटेन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड, when written agreement registered, it becomes partnership, it becomes partnership deed। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड।
जब रिटेन एग्रीमेंट को आप रजिस्टर्ड करते हैं तो वो बन जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, वो आपका वॉलंटरी है। याद रखिएगा, अगर किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म को हम लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आरओ एक्ट के तहत उसको हम लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं, रजिस्टर्ड ऑफ फॉर्म। और किसी कंपनी को अगर हम लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वहां पे जाते हैं आरओ, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले लिखिएगा व्हेन रिटेन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड इट बिकम्स पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में कुछ कुछ बातें मेंशन होता है जो आपको लिखना है। पहला उसमें मेंशन होता है, आपको लिखना है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। जब रिटेन एग्रीमेंट को आप रजिस्टर्ड किए तो वो बन जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कुछ कंटेंट जो होता है वो इंक्लूड होता है। पहला होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, मतलब फर्म का नाम क्या होगा और साथ में ये फर्म कौन सी जगह एस्टैब्लिश होगा, पहला कंपोनेंट वो होता है। दूसरा होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है कि ये फर्म कितना दिन के लिए एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ फर्म वो भी मेंशन होता है। तीसरा होता है आपका, याद रखिएगा, लिखना है आपको, ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर भाई देखो क्यों, अगर पार्टनर का नाम नहीं देंगे, साथ में अगर उसका एड्रेस नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कोई पाकिस्तानी आदमी आए और इंडिया में वो पार्टनर बन जाए और ना वो अपना नाम मेंशन किया ना अपना वो एड्रेस मेंशन किया, पता चला रात में चोरी भी कर लिया और पूरे फर्म को बम से बर्बाद भी कर दिया। तो आप कहाँ पे जाओगे उसको ढूंढने के लिए यार, जब तक उसका नाम और एड्रेस नहीं मालूम रहेगा तब तक आप कहाँ पे मुकदमा कर सकते हो। इसीलिए जो पार्टनरशिप डीड है उसमें पहला कंपोनेंट होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, दूसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ फॉर्म, ठीक है, या ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कि ये पार्टनरशिप फॉर्म आप कितने दिन के लिए कर रहे हैं। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर का नाम भी होना चाहिए कि एक्स नाम है, वाई नाम है, सालिम नाम है, क्या नाम है, नहीं नाम है, सारा यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। साथ में पार्टनर का एड्रेस भी मालूम होना चाहिए कि क्या है, नहीं है, कहाँ का ये बंदा है। तो पहला लिख लिए, दूसरा भी लिख लिए, तीसरा और चौथा पे आते हैं। उसके बाद लिखना है हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब प्रत्येक पार्टनर कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा। हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, लिखो हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड कर दो, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड लिख दो, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, मतलब कौन कितना पार्टनर कैपिटल बिजनेस में लगाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। देन पांचवा लिखिए अमाउंट ऑफ ईच पार्टनर ठीक है, अमाउंट ऑफ ईच पार्टनर विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखो ये भी मालूम होता है, उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है कि प्रत्येक पार्टनर कितना कितना कैपिटल बिजनेस में लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए। वही हम लिखे हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, यहाँ पे लिख लो ईच पार्टनर। उसके बाद हम बताएं हाउ मच, ठीक है, या अमाउंट ऑफ ईच पार्टनर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मतलब कौन पार्टनर कितना विड्रॉन करेगा पार्टनरशिप फॉर्म से फॉर पर्सनल यूज के लिए, ये भी मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद छठा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी मालूम होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सातवां उसमें ये भी लिखा रहता है कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेगा कौन, फर्म फ्रॉम पार्टनर से, ये भी मेंशन होता है। तो अभी तक बताएं नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, ड्यूरेशन ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, उसके बाद हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, उसके बाद हाउ मच अमाउंट ऑफ पार्टनर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या होगा,
ये सारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कि इंटेंशन कैपिटल कितना अलॉट करना है, जो पर्सन जो पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उससे वो फर्म से क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है, तो वो भी मेंशन होता है। उसके बाद इंटेंशन कैपिटल का क्या रेट रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट लिखना है आपको क्या सैलरी मिलेगा, ठीक है, क्या कमीशन मिलेगा पार्टनर को, वो भी मेंशन होता है। उसके बाद यहाँ पे का लिखा रहता है 8 नंबर लिखिए सैलरी के बारे में कि कितना सैलरी मिलेगा पार्टनर को। उसके बाद 9 लिखिए कितना कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा। उसके बाद ये सारा कंपोनेंट जो होता है वो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, मेंशन होता है। तो आज हम लोग पढ़े कि एग्रीमेंट आइदर इन फॉर्म ऑफ रिटन या ओरली भी हो सकता है। उसके बाद जब आप रिटेन एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करते हैं तो वो बन जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कुछ कुछ बातें मेंशन होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। उसके बाद दूसरा होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। तीसरा बोले थे ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद चौथा बताए थे कि कितना कितना कैपिटल कौन कौन पार्टनर लगाएगा, वो भी आपको मालूम उसमें लिखा रहता है। उसके बाद कितना अमाउंट विड्रॉन करेगा पार्टनर फॉर पर्सनल यूज के लिए, वो भी आपको उसमें मेंशन होगा। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, जो पैसा ऑनर लगा रहा है फर्म में उससे इंटरेस्ट दिया जाता है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसमें मेंशन होता है। उसके बाद जो आप अमाउंट विड्रॉन करते हो, मतलब फर्म से जो पैसा ऑनर विड्रॉन करता है पर्सनल पर्पज के लिए, फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी पार्टनरशिप मेंशन होता है कि क्या रेट रहेगा। उसके बाद किस पर्सन को कितना सैलरी मिलेगा, किस पर्सन को कितना कमीशन मिलेगा। उसके बाद बिजनेस किस दिन से एस्टैब्लिश होगा, कमेंसमेंट ऑफ डेट भी। उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे, आइदर फिक्स या फ्लक्चुएटिंग मेथड। उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन जो है हम लोग किस मेथड से करेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन 3 मेथड से या 4 मेथड से आप लोग सुने होंगे, ठीक है। एक होता है एवरेज, दूसरा होता है वेटेड, तीसरा सुपर और चौथा कैपिटलाइजेशन। तो किस मेथड से गुडविल का हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, क्या डेट ऑफ कमेंसमेंट होगा, ये सारा कंपोनेंट इसमें मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। ये इसलिए मेंशन होता है कि कभी पार्टनर के बीच आपसी डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि हम लोग नेचुरल, ठीक है, हम लोग नेचुरल बीइंग्स हैं। तो हो सकता है हम लोग को गॉड क्रिएट किया है, तो हम लोग एक प्रकार का ह्यूमन बीइंग में कवर होते हैं। तो नॉर्मली अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर डीड में लिखा नहीं रहेगा तो ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए वो सारे कंपोनेंट क्या होगा, आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, ताकि फ्यूचर में पार्टनर के बीच आपसी कोई डिस्प्यूट ना हो। अब जो मोस्ट आईएमपी आज का टॉपिक है, ये सब इंसान लिख लो, और इस पे कई सारा क्वेश्चन आता है, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, और इस पे पूरे आराम से सुनो कि हम क्या बता रहे हैं। एक स्टार मार्क लगाओ और लिखो रूल्स रिगार्डिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लिखो रूल्स रिगार्डिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट। मोस्ट टाइम भी कर दो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पर भी ये पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखना है, देखो एक होता है पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे पहले समझो एक क्या होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब हम बताए थे वन रिटन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड इट बिकम्स पार्टनरशिप डीड। उसके बाद आपको याद रखना है एक होता है पार्टनरशिप एक्ट। एक क्या होता है पार्टनरशिप एक्ट, जो आप पढ़े थे 1932। थोड़ा गौर से सुनना। एक होता है पार्टनरशिप डीड और एक होता है पार्टनरशिप एक्ट। अब देखो ये होता है पापा, पार्टनरशिप एक्ट जो है ये क्या है, पापा है, और ये क्या है, इनका पुत्र है, ये सन है। तो अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड एप्लीकेबल है तो एज पर डीड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे।
पहले सबसे पहले आपको बताए थे दो कंपोनेंट पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब भी आपको पहले बता दिए थे कि व्हेन रिटेन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड इट बिकम्स पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप एक्ट को हम आपको समझा दिए थे। तो यहाँ पे हमको ये समझा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट जो है ये पापा है और पार्टनरशिप डीड क्या है, पुत्र है। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। अगर नॉर्मली जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ना वो एज पर डीड बनाते हैं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में डीड साइलेंट रहता है। क्वेश्चन ही आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे देगा कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट, डीड साइलेंट हो या डीड अब्सेंस हो, दोनों ही मीनिंग सेम होता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो वहां पे आ जाता है एक्ट, और एक्ट अपना कुछ रूल देता है, वो रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कोई इंसान पूछ रहा है कि रूल्स रिगार्डिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट या रूल्स रिगार्डिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड अब्सेंट, क्या रूल होगा? तो अभी हम आपको 6 या 7 पॉइंट लिखवाएंगे, वो आपको याद रखना है। पहला उस बंदा को बताना है कि बिजनेस में दो कंपोनेंट होता है, आइदर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। तो एक्ट बोलता है कि अगर मेरे अनुसार आप किसी क्वेश्चन को बनाते हो तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस है आप शेयर करो, ठीक है, शेयर्ड इन इक्वल रेशियो। किस रेशियो में? शेयर्ड इन इक्वल रेशियो। तो पहला रूल है कि प्रॉफिट और लॉस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म शेयर इन इक्वल रेशियो। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट, याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म नहीं अलॉट करेगा किसको? पार्टनरशिप, पार्टनर को। तो लिख दीजिएगा नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड। आपको बताना है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो भी फर्म का प्रॉफिट और लॉस है वो शेयर करेंगे हम लोग पार्टनर के बीच इन इक्वल रेशियो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अलाउड नहीं करेगा किसको? पार्टनर को, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। उसके बाद अगर आप दुख में साथी नहीं तो सुख में भी साथी नहीं। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको अलाउड नहीं कर रहे हो तो आप मेरे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तो चार्ज नहीं कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आप हमसे चार्ज नहीं कर सकते हो। उसके बाद ना तो पार्टनर को सैलरी मिलेगा, सैलरी या कमीशन, याद रखना है, सैलरी या कमीशन नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड, ये भी अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है पहला, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पहला बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस है शेयर करेंगे इक्वल रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेगा फर्म किसको? पार्टनर को। याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म अलाउड करता है किसको? पार्टनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेगा। अब पार्टनर बोलेगा अच्छा बेटा जब मैं पैसा लगाया बिजनेस में तो आप हमको इंटरेस्ट नहीं दिए, तो सिमिलर अगर जब हम पैसा निकालेंगे बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए तो मैं भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज, ठीक है, ये चार्ज नहीं करेंगे। सैलरी या कमीशन ये भी अलाउड नहीं होगा। उसके बाद आपको अभी तक 4 लिखा दे, 5वां ये आपको लिखना है कि अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है किसको? फर्म को, बट पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फर्म जो है उसको 6% पर एनम, 6% पर एनम, याद रखिएगा 6% पर एनम, 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन आपका क्या करेगा? अलाउड करेगा। उसको कितना करेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। अब गधा वाला क्वेश्चन कोई पूछ देता है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट कितना, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और फर्म को लोन दे रहा है कौन? पार्टनर, तो पार्टनर को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उस लोन पे मिलेगा? तो याद रखना है 6% ही मिलेगा, कोई दूसरे आप आंसर में टिक नहीं करना है, 6% पर एनम, ठीक है। उसके बाद 6 जो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, या एडमिशन मान के चलते हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ए न्यू पार्टनर। तो इसमें अगर कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहे तो इसमें आपको बताना है कि इफ consent ऑफ ऑल
ऑल पार्टनर आर गिवन। इसका मतलब क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। जैसे से ए बी सी ये तीनों मिलके बिजनेस को रन कर रहा था। अब इस बिजनेस में डी आना चाह रहा है एज ए नया पार्टनर। ए बी का कॉन्सेंट है कि ठीक है, ए बी ये आपका ये कॉन्सेंट दे दिया कि डी आ सकता है, बट सी बहुत ही बेकार इंसान है, पता नहीं ये मंत्रा वाला रोल कर रहा है, ये बोला नहीं नहीं डी नहीं आएगा। तो यहाँ पे डी एडमिशन नहीं ले सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप में कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होना चाहिए, ना कि मैजॉरिटी डिसीजन। तो आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेना चाह रहा है तभी एडमिशन होगा जब कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होगा। मतलब इस 3 पार्टनर में से अगर एक भी पर्सन का इंटेंशन डिनाई हुआ, मुकर गया कि ये थर्ड बंदा नहीं आ सकता है, तो नहीं आएगा। बट अगर कंसेंट ऑफ सारे पार्टनर का है तो डी पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाएगा। तो हम पहले बताए हैं रूल्स रिगार्डिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट। आप लोगों को 6 पॉइंट याद रखना है। प्रॉफिट और लॉस share among partner in equal ratio, no interest on capital will be allowed by firm to partners, no interest on drawings चार्ट। उसके बाद हम बताए थे सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा, फर्म कुछ भी नहीं देगा किसको, पार्टनर को। उसके बाद कोई पार्टनर अगर लोन दे रहा है, सही से सुनिएगा, कोई पार्टनर अगर लोन दे रहा है किसको, फर्म को, तो फर्म केवल 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देगा। उसके बाद कोई नया पार्टनर अगर आना चाहे तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होना चाहिए, यूनिनेमियस कंसेंट होना चाहिए, ना कि मेजॉरिटी डिसीजन। तो ये सबसे आईपी है, आप इसको याद रखिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं पे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे पूछा जाता है। यहाँ तक आज हम लोग टॉपिक को रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, याद रखो।